नमस्कार दोस्तों, डी लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा आपके सामने लेके आई हूँ एपीओ के लिए आईपीसी की सीरीज, यानी कि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एपीओ का जो है फास्ट रिवीजन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम है वो है 19 जनवरी को, यानी कि 19 जनवरी 2025 को हमारा एपीओ का एग्ज़ाम है। अब बचा है हमारे पास लास्ट का टाइम, तो लास्ट के टाइम पे क्या करेंगे, हम एक प्री ओरिएंटेड सीरीज चलाएंगे। प्री ओरिएंटेड सीरीज के अंदर क्या होगा कि भाई हम आईपीसी को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा एपीओ का प्री का सिलेबस है। ठीक है, तो इसी क्रम में सबसे पहले हम आईपीसी को ले रहे हैं। आईपीसी को शुरू करेंगे और धीरे धीरे इस तरीके से हम अपने सारे एक्ट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप कुछ देखना चाहें तो हमारे कुछ माइनर एक्ट्स जो हैं, कुछ माइनर एक्ट्स यूट्यूब पे अवेलेबल है। यूट्यूब पे अवेलेबल है, जैसे कि प्रोबेशन हो गया, पॉक्सो हो गया, अनफेयर मीन्स के एक्ट्स हो गए। ठीक है, ये वाले जो एक्ट्स है ना, इस तरीके से कुछ माइनर एक्ट्स एपीओ के अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। तो अगर आप जाके गो थ्रू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, यानी कि आप इधर एक तरफ मेजर उठा सकते हैं जो हम आईपीसी कर रहे हैं, और साथ साथ में आप माइनर एक्ट के लॉज को भी उठा सकते हैं। ठीक है, माइनर एक्ट में जैसे कि मैं बोल रही हूँ प्रोबेशन, तो प्रोबेशन उठा लीजिए। और साथ में आपको क्या करना है, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एमसीक्यू निकालने हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एमसीक्यू निकालने हैं। यहाँ पे भी जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे उनके एमसीक्यूज आप निकाल लेंगे। ठीक है, जिससे कि आपका टाइम पे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ये एक तरीके से फास्ट रिवीजन है। ठीक है, स्टार्ट करें हम लोगों की क्लास। तो देखिए, आज वाली क्लास में हम क्या करेंगे, आईपीसी का करेंगे इंट्रोडक्शन। सबसे पहले बताते हैं कि भाई आईपीसी क्या होती है। तो इसको बोलते हैं इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता। ठीक है, भारतीय दंड संहिता इसका नाम है। अब ये पीनल किसका दिया जाता है, संहिता तो क्या होती है भाई, नियमों को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, उसको हम बोल देते हैं संहिता। ठीक है, इंडियन का मतलब आप जानते ही है, भारतीयों के संबंध में लागू हो रही है, तो यहाँ पे ये इंडियन हो गया। अब ये पीनल क्या होता है, पीनल का मतलब होता है दंड। अब दंड किसका दिया जाता है भाई, दंड दिया जाता है अपराध का। अब अपराध कौन करता है, तो अपराध करता है व्यक्ति, व्यक्ति यानी कि ह्यूमन बीइंग। इन सब के कॉन्सेप्ट को हमें बता रखा है। इसका मतलब है जो हमारी आईपीसी है इसके अंतर्गत इनकी सबकी डेफिनेशन दे रखी है, अपराध की भी दे रखी है, व्यक्ति की भी दे रखी है। तो इसका मतलब दंड किसका दिया जाएगा, अपराध का। अपराध कौन करेगा, व्यक्ति। इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है। ठीक है, अपराध कब कहलाता है, जब कोई व्यक्ति किसी विधि का उल्लंघन करता है, किसी विधि का उल्लंघन करता है तो वो बन जाता है अपराध। ठीक है, अब ये विधि क्या होती है, तो विधि होती है, जैसे कि फिलहाल तो हम जानते हैं कि संविधान सर्वोच्च होता है और वो क्या करता है, सबको अपनी अपनी पावर देता है। ये जो आईपीसी वगैरह के कॉन्सेप्ट है ना, आईपीसी, एविडेंस, सीआरपीसी, तो पीछे शेड्यूल दे रखी है हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। वहाँ पे क्या बता रखा है कि भाई आईपीसी का कौन सा नंबर है, कौन से नंबर पे आईपीसी आती है, कौन से नंबर पे एविडेंस आती है। ठीक है, ये वाली बात हमको लिख रखी है। तो विधि क्या होती है, प्रभुता संपन्न अधिकारी। वो क्या करते हैं, अपने अधीनस्थ व्यक्तियों को जो पावर वगैरह देते हैं वो किन्हीं नियमों के अधीन देते हैं। तो वो जो नियम जो बनाता है ना, वो कहलाता है प्रभुता संपन्न अधिकारी, और वो जो नियम वगैरह होते हैं वो होती है विधि। तो इसका मतलब जैसे कि मान लीजिए संविधान सर्वोच्च है, संविधान हो गया सर्वोच्च, संविधान में दिया गया आईपीसी। अब आईपीसी में बता दिया दंडों के बारे में। अब दंडों की जो प्रक्रिया होगी वो कहाँ पे दे रखी है, सीआरपीसी में। अब सीआरपीसी में बता रखा है कि भाई मजिस्ट्रेट जो होंगे वो आदेश दे सकेंगे, दंड दे सकेंगे। तो क्या हो गया, पावर किसके पास हो गई यहाँ पे दंड देने की, मजिस्ट्रेट के पास पावर हो गई। ठीक है, इस तरीके से एक पूरा कॉन्सेप्ट चलता हुआ आ रहा है। अब देखते हैं विधि के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो विधि दो प्रकार की होती है, मौलिक विधि और प्रक्रियात्मक विधि। ठीक है, मौलिक विधि और प्रक्रियात्मक विधि।
क्या बोलते हैं मौलिक विधि? वो होती है जो हमको अधिकार बताती है, दायित्व बताती है, अधिकार और दायित्व बताती है। अब इन अधिकार और दायित्वों को कैसे प्रवर्तित किया जाएगा, कैसे उनको लागू किया जाएगा, ये सब जो होते हैं ये हमको यहाँ प्रोसीजर में बताया गया है। तो मौलिक विधि कौन सी हो गई? आईपीसी हो गई। और प्रक्रियात्मक विधि क्या हो गई? यानी प्रोसीजर लॉ कौन सा हो गया? प्रोसीजर लॉ हो गया हमारा सीआरपीसी हो गया, सीपीसी हो गया, ये हमारे प्रोसीजर लॉ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो चलिए बढ़ते हैं इसके अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं एपीओ का फास्ट रिवीजन। ये हमारी जो क्लास है वो रिलेटेड है एपीओ के फास्ट रिवीजन से, जिससे कि एक बार में हमारा सारा रिवाइज हो जाए कि हमको क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें जो सेक्शंस कवर कर रहे हैं वो 1 से लेके 4 तक हो गए, फिर 6 से लेके 52A तक हो गए, 76 से 106, 34 और 149 का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, सामान्य आशय वाला जो है, सामान्य आशय सामान्य उद्देश्य वाली जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, वो कॉमन इंटेंशन वाली जो बात है, मतलब है ना। 299 से 377 ह्यूमन बॉडी के विरुद्ध जो अपराध होते हैं वो हो गए, है ना। 378 से 462 जो प्रॉपर्टी वाले ऑफेंस हो गए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, एक बार इस रेंज जो मेथड होता है ना हमारा, रेंज मेथड क्या होता है, जो हमारे जैसे चैप्टर नंबर 1 दे रखा है कि भाई ये परिभाषा है, संक्षिप्त नाम विस्तार है, ये यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, जैसे 1 से लेके 5 तक है, फिर 6 से लेके 52। तो एक बार आप क्या कीजिए, इनकी जो रेंज है ना उसको गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, ज़्यादा पढ़ा हुआ हमारे कोई बेकार नहीं रहेगा। तो आप क्या कीजिए, सारे चैप्टर्स की एक बार रेंज देख लीजिए। अगर सबकी भी नहीं देख सकते कि नहीं मैम हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, तो आप क्या कीजिए, ये जो सेक्शन हमको प्री के अकॉर्डिंग दे रखे हैं ना, इनकी तो रेंज आपको कंठस्थ होनी चाहिए कि भाई कोई भी कभी भी पूछ ले कि भाई ये कौन सा सेक्शन है, कौन से चैप्टर से है, तो आप मना नहीं कर पाएंगे भाई हमें नहीं पता ये कौन सा चैप्टर है। जैसे कि ये हो गया चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 17। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, प्री ओरिएंटेड सीरीज है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि हम ये वाले कॉन्सेप्ट तो किसी भी हाल में छोड़े नहीं। तो जो सबसे पहले करेंगे हम 1 से लेके 4 तक करेंगे, लेकिन 1 से लेके 4 शुरू करते हैं उससे पहले भी हमको अपराध यानी कि ऑफेंस का कोई कॉन्सेप्ट दे रखा है कि भाई जब तक आप इसको नहीं पढ़ोगे तो आपको आगे की बात समझ में नहीं आएगी। तो उसी कॉन्सेप्ट को आज हम फर्स्ट नंबर वाली क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए क्या है इसके अंतर्गत। सबसे पहले हम बताएंगे जनरल इंट्रोडक्शन, यानी जो हमारी आईपीसी है इसका जनरल इंट्रोडक्शन क्या है, सामान्य परिचय क्या है। ठीक है, जैसे कि आप भी किसी व्यक्ति के सामने खड़े होते हैं तो आप जाके बताते हैं ना, नमस्कार साहब मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पे काम करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप करते हैं, जैसे हेलो सर माय नेम इज़ दिस और मैं यहाँ पे हूँ, जैसे कि माय नेम इज़ बरखा शर्मा। ठीक है, आई हैव डन BA LLB LLM DLL। ठीक है, इस तरीके से मैं बताती हूँ। ठीक है, और मैं सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ, या मेरा ये डीलॉन इंस्टीट्यूट है। इस तरीके से मैं अपना परिचय देती हूँ। तो इसी तरीके से हमारे आईपीसी का परिचय है, या मेरे फादर का नाम ये है, मेरी मदर का नाम ये है, इस तरीके से मेरे हस्बैंड का नाम ये है। तो इस तरीके से मैं पूरा बताऊंगी। तो इसी तरीके से सामान्य परिचय दे रहा है आईपीसी कि सन 1833 में लॉर्ड मैकाले जो साहब थे, जिन्होंने क्या किया था, इंग्लैंड की संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स में दंड के संहिताकरण का जो प्रस्ताव था ना वो रखा था कि जो भी पनिशमेंट वगैरह दिए जाएंगे, पीनल वगैरह दिए जाएंगे, इनको कोडिफाइड होना चाहिए। जो हमारे पीनल होंगे इनको क्या होगा, कोडिफाइड किया जाएगा, कोडिफाइड किया जाएगा। तो ये प्रस्ताव किसने रखा था, लॉर्ड मैकाले ने रखा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। किसके समक्ष रखा था, ये थी हमारी प्रथम विधि आयोग जो था, प्रथम विधि आयोग, उसके समक्ष रखा गया था। इसकी जो स्थापना हुई थी, इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था प्रथम विधि आयोग का, वो इसी उद्देश्य के साथ किया गया था कि जितने भी दंड है यानी कि पीनल है, इनको संहिताबद्ध यानी कि कोडिफाइड किया जाएगा। कौन थे इनके अध्यक्ष, तो लॉर्ड मैकाले साहब जो थे वो इनके अध्यक्ष थे। ठीक है, 6 अक्टूबर 1860 को ये बना था और 1 जनवरी 1862 को इसको लागू किया गया था। किसकी बात चल रही है, इंडियन पीनल कोड की, यानी कि हमारे आईपीसी की बात चल रही है। अब इसका उद्देश्य क्या है कि भाई आपने बना तो लिया, तो इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत के लिए यानी इंडिया के लिए एक साधारण दंड संहिता का यानी कि जनरल पीनल कोड की स्थापना करने के उद्देश्य से इसको बनाया गया था। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। अब सबसे पहले देखेंगे अपराध के आवश्यक तत्व। प्री में पूछे ही जाते हैं
कौन कौन से होते हैं अपराध के आवश्यक तत्व? तो सबसे पहले आता है ह्यूमन। तो भाई क्योंकि यहाँ पे कोई जानवर अपराध करेगा, भाई कुत्ते ने किसी दूसरे कुत्ते को काट लिया, तो क्या उसको इसमें अपराध में ले लेंगे हम? जी नहीं, क्योंकि किसके लिए अपराध माना गया है? एक मानव के द्वारा दूसरे मानव के विरुद्ध किया गया अपराध माना जाता है। तो ह्यूमन पर्सन यानी कि मानव का होना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति होगा। व्यक्ति को कहाँ डिफाइन किया गया है? अभी आईपीसी में जब चैप्टर 2 आएगा तब हम देखेंगे कि कौन होता है व्यक्ति। तो ह्यूमन पर्सन का होना बहुत जरूरी है। और इसके बाद जिसकी बात आती है वो होती है आपराधिक मनः स्थिति, यानी कि कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है। मनः स्थिति मतलब उसकी मानसिक स्थिति का उल्लेख किया जा रहा है। मतलब एक व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति है, इसने सोचा कि मैं बी की हत्या करूंगा। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई? मनः स्थिति हो गई। इसने सोचा मैं उसकी हत्या करूंगा। जब तक ये सोच इसके दिमाग में थी कि मैं उसकी हत्या करूंगा, तब तक कोई अपराध नहीं है। ठीक है ना? जब तक उसके दिमाग में ये चीज़ है कि मैं उसकी हत्या करूंगा, तब तक कोई अपराध नहीं है। इसका मतलब जब तक थॉट किसी के व्यक्ति जब तक थॉट किसी के दिमाग तक रहे, किसी व्यक्ति के दिमाग में ही रहे, तब तक वो कोई भी अपराध नहीं है। लेकिन जैसे ही वो एक से ज़्यादा व्यक्तियों के साथ शेयर कर दी जाती है तो वो अपराध हो जाती है। ठीक है, जैसे कि ए चाहता है कि वो बी की हत्या करे। जब तक इसने सोचा तब तक अपराध नहीं है, लेकिन वो जाके सी और डी को कहता है कि यार मैं बी की हत्या करना चाहता हूँ। फिर ये दोनों क्या करते हैं? इसकी सहायता वगैरह करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो जैसे आपराधिक षड्यंत्र का अपराध हो जाता है। ठीक है ना? ये हो गई हमारे मनः स्थिति का कॉन्सेप्ट। अलग अलग जो ऑथर्स हैं उन्होंने इनकी डेफिनेशंस दी है, जैसे कि कोई कार्य तब तक अनैतिक नहीं है जब तक कि उसको दोषी मन के साथ नहीं किया जाए। यानी कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो ये आवश्यक है कि उसकी मनः स्थिति भी अपराध करने की हो। जैसे कि मान लीजिए गलती से अपराध हो गया तो वो उपेक्षा में आ जाएगा कि वो व्यक्ति अपराध नहीं करना चाहता था, पर उससे गलती हो गई और अपराध घटित हो गया। ठीक है, एक छोटे बच्चे के द्वारा अपराध घटित किया गया, चाहे से उसके दिमाग में हो, लेकिन छोटे व्यक्ति के द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है, छोटे बच्चे के द्वारा कोई अपराध किया जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि वो अपराध नहीं है। ठीक है ना? तो इसीलिए बोला गया है कि केवल कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन भी अपराधी नहीं हो। ठीक है ना? किसी व्यक्ति का अगर मन अपराधी नहीं होगा तो वो चाहे कार्य किया गया हो वो उसको अपराधी नहीं बनाता है। ठीक है ना? कई बार होता है ना, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कह देता है तू जाके उसका मर्डर कर, है ना, उसको दुष्प्रेरित करता है या उदापन करता है उसका कि भाई तुम ऐसा काम करो नहीं तो ये कर दिया जाएगा। ऐसा अगर करता है तो वो क्या हो गया? उसकी मन स्थिति थोड़ी ना थी कि वो अपराध करना चाहता था, लेकिन क्या हुआ? ये हुआ कि भाई उसने दूसरे व्यक्ति ने दुष्प्रेरित किया और फिर उसको अपराध करना पड़ा। तो ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, ये वाले इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आ गया कार्य या लोभ। मतलब वो जो मनः स्थिति थी, जैसे कि आप ए को ले लीजिए, ए चाहता था कि वो बी की हत्या करे। जब तक ये सोच इसके दिमाग में थी कोई अपराध नहीं था। सी और डी को बोला, अपराध घटित हो गया। और इसके लिए उसने क्या किया? जैसे कि इसको करने के लिए इसने इसके ऊपर चाकू तान लिया, तो प्रयत्न का अपराध भी हो सकता है। ठीक है, पत्थर उठा के मारा, इसके लग गई तो वो व्यक्ति मरा नहीं लेकिन घायल हो गया, घोर उपहत्या हो गई, दूसरा काम हो गया, प्रयत्न वगैरह का अपराध हो गया। तो इसके लिए कोई कार्य किया जाए या लोप किया जाए। ओमिशन क्या होता है? लोप। लोप का मतलब जिसको दायित्व था कि ये काम करना और वो काम नहीं किया गया हो। जैसे कि जेलर का उदाहरण ले लीजिए कि ए नाम का व्यक्ति जेल में है, ठीक है, और बी जो जेलर है इसका दायित्व है कि ये इसको समय पे सुबह शाम खाना पानी परोसे। सुबह शाम खाना पानी सर्व करे, यहाँ पे भी देगा और यहाँ पे भी देगा। पर ये क्या करता है? ये इसको मारना चाहता है और इसको ये खाने पीने का लोप कर देता है, मतलब इसको खाना पीना नहीं देता है और कुछ समय में एक ही हो जाती है मृत्यु। तो यहाँ पे क्या किया उसने? लोप करके एक ही मृत्यु कारित कर दी। ठीक है, उसकी मनस्थिति क्या थी कि वो उसको मारना चाहता था और उस मारने के लिए उसने कार्य नहीं किया बल्कि लोप किया, मतलब जो काम करने का उसका दायित्व था वो काम उसने नहीं किया। फिर ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है? मानव समाज के साथ क्षति, मतलब उसने जो काम किया उससे मानव या समाज को क्षति हो। जैसे कि मानव था ए जो कि मर गया, समाज को क्षति, मान लीजिए क्या करता है वो कोई विधि विरुद्ध जमाव घटित कर लेता है, विधि विरुद्ध जमाव,
देखते ना, 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव जब तक, उससे क्या हुआ, लोक शांति भंग हो गई, ठीक है, दंगे वंगे हो गए, बलवा वगैरह हो गया। तो यहाँ पे उसके काम से क्या हुआ, उसने एक ऐसा काम किया जिससे कि लोक शांति में विघ्न हुआ, बलवा दंगा वगैरह हो गया। तो वो क्या, उसने क्या किया, समाज को क्षति पहुंचाई, मानव के साथ साथ उसने समाज को भी क्षति पहुंचाई। तो ये थे हमारे जो अपराध के आवश्यक तत्व होते हैं ना वो। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, अपराध के विभिन्न चरण। तो सबसे पहले बताते हैं कि भाई अपराध किस प्रोसेस से पूरा होगा। तो सबसे पहले होना चाहिए अभिप्राय यानी इंटेंशन। जैसे कि हम ए और बी का उदाहरण शुरू से लेके चल रहे हैं, तो ए का आशय होना चाहिए बी की मृत्यु कारित करने का। अब इसके लिए वो करेगा तैयारी, ठीक है। पर जब तक इंटेंशन उसके दिमाग में है तब तक कोई अपराध नहीं है, और उसके लिए उसको कोई दूसरा काम करना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे से वो किसी अपने इंटेंशन को किसी और को बताए तो भी क्या हो जाएगा, वो अपराध हो जाएगा कि यार मैं उसको मारना चाहता हूँ, ठीक है। मानहानि में देखते ही हैं, जब तक नहीं होती जब तक उसके दिमाग में है, किसी अन्य व्यक्ति को बता दे तो वो मानहानि का अपराध गठित कर देता है। तो ऐसे देखिए आप क्या होता है, तैयारी, इसके बाद वो तैयारी करता है। तो हर अपराध जो होता है ना उसकी तैयारी दंडनीय नहीं होती। तो जिन जिन के कॉन्सेप्ट बताए गए हैं कि भाई ये तैयारी दंडनीय होती है, जैसे चाकू खरीदने गया तो ये तैयारी, तो हर तैयारी जो होती है ना वो दंडनीय नहीं होती। लेकिन जैसे भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी करी सेक्शन 122 में, इसके बाद भारत सरकार के साथ जो शांतिपूर्ण संबंध रखना चाहती है उस देश के साथ क्या की, उस क्षेत्र की शक्तियों में लूटपाट वगैरह किया, तो वो 126 में आ गया। तो इनकी अगर तैयारी करेगा तो दंडनीय होगी। डकैती डालने की तैयारी करी तो वो भी दंडनीय होगी, यानी इसके लिए जाना पड़ेगा हमको 399 की तरफ, ठीक है ना। और फिर जैसे सिक्कों या सरकारी स्टाम्पों के कूटकरण की अगर तैयारी करेगा तो वो कॉन्सेप्ट भी बता दिया। औषधियों के अपमिश्रण की तैयारी करेगा, तो ये सारे जो होते हैं ना इस तरीके के अपराधों की तैयारी भी दंडनीय होती है। तो एक बार आप इनको ढंग से रिवाइज कर लेना कि भाई कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं, जो कौन कौन सी जो तैयारी है वो दंडनीय है, ठीक है। फिर इसके बाद होता है अटेम्प्ट। तो अपराध करने का प्रयत्न भी दंडनीय होता है। प्रयास अपराध का तृतीय चरण होता है, इसका मतलब तीसरा चरण होता है अपराध का। सबसे पहले आशय, तैयारी, फिर आता है प्रयास, इंटेंशन, प्रिपरेशन और अटेम्प्ट। तो तैयारी पूरी कर लेने के बाद अपराध कृत्य को करने की ओर उठाया गया प्रत्यक्ष कदम, मतलब तैयारी पूरी कर ली, चाकू वाकू खरीद लिया, चाकू खरीद के जैसे ही उसके पेट की तरफ उसने बढ़ाया उसने अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है ना। इसकी तरफ जैसे ही चाकू बढ़ा के करा, तो ये चाकू खरीद के लेके आया तो ये हो गई तैयारी मारने की, और चाकू उठा के इसके पेट में घोंपना शुरू किया तो ये हो गया अटेम्प्ट। अब ये बच जाता है, मान लो भग गया, नीचे झुक गया, कुछ हो गया तो वो बच गया, लेकिन इसने क्या किया, प्रयास किया, मान लीजिए उसके हाथ पे लग के रह गई, ठीक है, तो ये हो गया अटेम्प्ट, यानी कि उसने मारने का प्रयास किया। अटेम्प्ट को होता है जैसे कि हर चैप्टर के अकॉर्डिंग अपने आप दंडनीय होता है, लेकिन ऐसे बोलता है कि जहाँ कहीं पे भी नहीं दे रखा हो तो 511 आ जाता है, अपराध करने का प्रयत्न, ठीक है, वहां पे दंडनीय हो जाता है। जहां पे दे रखा हो वहां पे वो कॉन्सेप्ट चलेगा, और जहां कुछ नहीं दे रखा हो अपराध करने के प्रयत्न का दंड, तो फिर 511 वहां पे अप्लाई हो जाती है, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखिए अपराध का पूर्ण होना, ये कौन सा चरण होता है, कौन सी स्टेप होती है, लास्ट होती है। क्योंकि क्या होता है, अपराध का प्रयास यानी जब अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो अपराध क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जब तक ये कंप्लीट नहीं होता, प्रयास असफल हो गया तो क्या हुआ, फिर वो प्रयत्न में ही रह गया। जैसे ही प्रयास पूरा हो गया तो वो अपराध में कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये थी बात हमारी। अब आप जनरल से देखिए, तैयारी और जो प्रयास होता है ना इसमें एक माइनर सा डिफरेंस है। क्या होता है, तैयारी के बाद क्या कर सकता है, माइंड चेंज किया जा सकता है, माइंड चेंज कर सकता है कि व्यक्ति की मैं मारूं या नहीं मारूं। लेकिन जब प्रयास हो गया तो फिर कोई चेंज वेंज काम नहीं करता है, ठीक है। आई बात समझ में। इसमें एक माइनर सा डिफरेंस है। अपराध करने के लिए आवश्यक साधन जुटाना क्या होता है, तैयारी होती है, और उस तैयारी को अंजाम देने के लिए, मतलब उस
तैयारी के साथ, जैसे कि मान लीजिए चाकू खरीदने गया तो वो एक तैयारी हो गई, लेकिन उस चाकू से जैसे ही वार किया तो वो क्या हो गया, प्रयास हो गया। तैयारी हमेशा दंडनीय नहीं होती, लेकिन प्रयास सदैव दंडनीय होता है। ये एक अंतर हो गया इसके बीच में। ठीक है, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, कुछ वन लाइनर्स मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, जो कुछ एग्जाम्स में आए हुए थे। ठीक है, हो सकता है आपको इन सवालों से, इन वन लाइनर से हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो दंड विधि का परम उद्देश्य क्या होता है, यानी जो हमारी पीनल लॉ होती है, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रतिषिद्ध आचरण को दंडित करना, मतलब जो भी गलत आचरण किया है उसको दंडित करना, उसके लिए पनिशमेंट वगैरह देना। कोई कार्य, देखिए ये एक डेफिनेशन है, और आजकल क्या होता है एग्जाम्स में डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि ये जो डेफिनेशन है, ये जो लाइन है, किस ऑथर ने कही है। तो कोई कार्य तब तक अनैतिक नहीं है जब तक उसको दोषी मन के साथ नहीं किया जाए। कोई कार्य तब तक अनैतिक नहीं है जब तक उसको दोषी मन के साथ ना किया गया हो। किसने कहा था, आइंस्टाइन ने कहा था। किसने कहा था, आइंस्टाइन ने कहा था। अब ये बोल रहे हैं कि जो आपराधिक दायित्व होता है, क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है, उसके दो महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, तत्व होते हैं। कौन कौन से, आशय होना चाहिए और उस आशय को पूरा करने में कोई कार्य करना जरूरी है। तो ये जो दोनों तत्व हैं वो किसी आपराधिक दायित्व के लिए बहुत ही जरूरी हैं। केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक उसका मन भी अपराधी नहीं हो। केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक उसका मन भी अपराधी नहीं हो। किस संबंध में है, मेंस रिया के कॉन्सेप्ट के संबंध में है ये। मेंस रिया आपराधिक मन है स्थिति की बात कर रहा है। किसने कहा है, कोक ने कहा है। कोक ने कहा है कि केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन भी अपराधी नहीं हो। नल्लम कीमें सीने लेंगे, नल्लम पोइना सीने लेंगे का क्या तात्पर्य होता है। ये एक मैगजिम है, मैगजिम आजकल पूछी जाने लगी है। तो आप क्या कीजिए, जैसे एक एक्टर सीरियस वाली है, वो वाली नल्लम सीने, तो दो तीन जो है ना इस टॉपिक पे वो इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। इसका मतलब होता है विधि की अनधिमानता, विधि की अनधिमानता। ठीक है, अपराध की अवस्थाओं का सही क्रम क्या होता है, यानी कि किस, जैसे सबसे पहले क्या होता है, इंटेंशन है। ए का इंटेंशन है बी को मारने का। ए जाता है बाजार से चाकू खरीद के लेके आता है, ये हो गई तैयारी। चाकू को बी के ऊपर घोंप देता है, ये किया प्रयत्न। इस चाकू के घोंपने से बी मर गया, तो इसका कार्य क्या हो गया, इसका उद्देश्य क्या हो गया, पूरा हो गया। तो परिणाम क्या निकला, बी मर गया। तो ये इसका आशय, तैयारी, प्रयत्न, परिणाम। इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और एक्ट, रिजल्ट भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है ना। फिर बोल रहा है कि कठोर दायित्व का अपराध कौन सा होता है, तो द्विविवाह का जो अपराध होता है वो होता है। दुराशय किसमें आवश्यक तत्व नहीं है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दुराशय किसमें आवश्यक नहीं है, तो द्विविवाह में यानी बाइगेमी में, और व्यपहरण में यानी कि किडनैपिंग में। ठीक है ना, आप लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कई बार अपहरण में और व्यपहरण में। ठीक है, आप अपहरण को बोलते हैं किडनैपिंग, जबकि इसका मतलब होता है एब्डक्शन, और इसका मतलब होता है किडनैपिंग। ठीक है, एक इस कॉन्सेप्ट को हमेशा क्लियर करके रखना। मेंस रिया का जो सिद्धांत है वो पुनर्जीवन से संबंधित है। ये ब्रैडवुड के बाद में कहा गया था, ब्रैड वर्सेस वुड में कहा गया था। मेंस रिया का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो पुनर्जीवन से संबंधित है, ब्रैडवुड ने कहा था। प्रयत्न का सिद्धांत यानी जो अटेम्प्ट का प्रिंसिपल है वो महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज के बाद में कहा गया था। अटेम्प्ट का प्रिंसिपल जॉर्ज ने, आप इसको जॉर्ज से याद कर सकते हो कि भाई आपको क्या होगा, वहाँ पे 4 ऑप्शन दिखेंगे, तो आपको जैसे ही जॉर्ज का प्रयत्न ऐसे करके आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब हो रहा है प्रत्येक अधिनियम में दुराशय शामिल है जब तक इसके प्रतिकूल साबित ना किया जाए। प्रत्येक अधिनियम में दुराशय शामिल है जब तक इसके प्रतिकूल साबित ना किया जाए। तो शेराज बनाम रूटजेन के बाद में कहा गया है, शेराज बनाम रूटजेन के बाद में कहा गया है। प्राचीन समाजों में दंड विधि अपराध विधि नहीं बल्कि दोष विधि है। प्राचीन समाजों में दंड विधि अपराध विधि नहीं बल्कि दोष विधि है, हेनरी मैन ने कहा था। किसने कहा था, हेनरी मैन ने कहा था। अब देखिए क्या कहा गया है कि कुछ मामलों में अपराध तब भी घटित होता है जबकि आपराधिक आशय से ना किया गया हो।
कुछ मामलों में अपराध तब भी हो जाता है जब तक उसको आपराधिक आशय से ना किया गया हो। तो ये किससे संबंधित है? कठोर दायित्व से संबंधित है। और इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? जैसे लोक न्यूसेंस कर दिया, न्यायालय का अवमान कर दिया, ये अपमान नहीं अवमान, ठीक है, उसमें क्या होता है, आपराधिक आशय नहीं होता, परिस्थिति को देख के वो चीज़ हो जाती है, ठीक है ना। कॉमन लॉ में प्राइवेट न्यूसेंस, जैसे आप देखते हैं ना, इंक फेंक दी, जो होते हैं जज साहब के ऊपर इंक फेंक दी, गुस्सा आ गया उस टाइम, तो ये बोल रहा है, तो उसमें क्या होता है, तो आपराधिक आशय नहीं होता और वो कठोर दायित्व से संबंधित होता है। तो लोक न्यूसेंस हो गया, न्यायालय का अवमान हो गया। फिर बोल रहा है कॉमन लॉ में प्राइवेट न्यूसेंस प्रतिनिधिक दायित्व का अपवाद नहीं है। कॉमन लॉ में प्राइवेट न्यूसेंस प्रतिनिधिक दायित्व का अपवाद नहीं है। और न्यायालय राष्ट्रपति व राज्यपाल के विरुद्ध, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है आईएएस में, आईएएस के लेवल का क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं एक बार कि न्यायालय राष्ट्रपति व राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही नहीं संस्थित करेंगे। तो किसके विरुद्ध नहीं करेंगे? राष्ट्रपति और राज्यपाल। इनको ध्यान रख लीजिए, इनके अलावा कुछ भी आ जाए तो आपको क्लिक नहीं करना है। आपको जब लिखा होगा राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध तो इसी पे ही क्लिक करना है, ठीक है। आशय कार्य का लक्ष्य है हेतु जिसका स्रोत है आस्तीन। आशय कार्य का लक्ष्य है हेतु जिसका स्रोत है आस्तीन। हत्या की तैयारी दंडनीय अपराध नहीं है। हत्या करने के लिए दंडनीय अपराध क्यों नहीं है भाई? ए नाम का व्यक्ति है, बी को मारना चाहता है, जब तक सोच है तब तक कोई अपराध नहीं है। जाके डी को बता दिया तो अपराध हो गया। इन दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा। जब तक क्या किया इन्होंने, चाकू खरीदा, तब तक कोई अपराध नहीं है, ठीक है। इन्होंने तो बोल दिया बाद में मुकर गए, भाई हमने तो चाकू ऐसे ही खरीद लिया था, ठीक है ना, मना कर दिया कि तो फिर ये कोई अपराध नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये चाकू इसमें घोंप देता है तो अपराध बनता है। तो हत्या करने की तैयारी दंडनीय अपराध नहीं होती, लेकिन हत्या का अटेम्प्ट हो सकता है दंडनीय, और हत्या का अपराध दंडनीय हो सकता है। तो ये तो थी हमारी आईपीसी के रिवीजन की क्लास, और ये आज हमारी एक इंट्रोडक्शन क्लास थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रिवीजन अच्छा लगा होगा, आपको ये रिवीजन वाली क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप चाहते हैं कि भाई इसी तरीके से सब एक्ट्स पे, जैसे कि आईपीसी पे, सीआरपीसी पे, एविडेंस पे, जो हमारे मेजर लॉज हो गए ना, इनके ऊपर बेसिकली आपको लेक्चर्स चाहिए होंगे। तो अगर आप चाहते हैं ऐसा कि भाई थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाऊं, उसके बाद इनके वन लाइनर लेके आऊं, वो वन लाइनर ऐसे होंगे जो एग्जाम्स में आए हुए होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो, आगे कंटिन्यू ये सीरीज़ चले, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैम ये सीरीज़ हमको अच्छी लग रही है, आप इसको कंटिन्यू करें, ठीक है। मैं आपके मैसेजेस का वेट करूँगी। आप चाहे तो इसमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी डी लॉ क्लासेस करके हमारा टेलीग्राम पर चैनल है, आप उस पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे मेरे को डीएम कर सकते हैं एडवोकेट बरखा शर्मा के नाम से कि भाई मैम हमको आपकी सीरीज़ अच्छी लग रही है, आप इसको कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी तो हम इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। आज ये इसकी पहली क्लास थी। अगर आप चाहें तो इसको और लोगों के साथ जोड़िए। अभी एग्ज़ाम में थोड़ा सा टाइम है, आप हमारे साथ रिवीजन करेंगे तो जल्दी रिवीजन हो जाएगा। तो जब भी आप इस क्लास को देखें उसके बाद क्या करें, आप उसके आगे वाला कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश कीजिए। जैसे कि अब इसके बाद हम लेके आएंगे सेक्शन 1 से लेके 4 तक। 1 से लेके 4 तक वाले आएगा चैप्टर नंबर 1। उसमें 1 से 5 सेक्शन है, लेकिन जैसे कि 4 तक दे रखा है, लेकिन अपन 5 तक कंप्लीट कर लेंगे इसको, ठीक है ना। कोशिश ये करेंगे कि आगे से आगे उसको कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करके हम लोग चलें, ठीक है। प्री ओरिएंटेड सीरीज़ है, कोशिश ये करेंगे कि हमारा प्री का सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आपको अच्छी लग रही है तो आप उसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जोड़िए और उनको बोलिए कि वो अपने दोस्तों के साथ जोड़ें, ठीक है। और आपने हमारी क्लास में पता है एक चीज़ देखी होगी कि हम सीधी बात करते हैं, सीधी बात, नो बकवास आएंगे, सीधे हम पढ़ाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी फ़िलहाल वही टाइम है कि हम पढ़ाई कर सकें। बातें करने के लिए हम अलग से टाइम निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए हम अलग से लाइव क्लासेस ले सकते हैं। अभी हमारा इंटेंशन क्या है, हमें हमारे एपीयू का एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से देना है, ठीक है। तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।